हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरपी यादव। आज अपना टॉपिक है मीटेरियोलॉजी। तो अपन लास्ट जो चैप्टर था उसमें अपन ने टिलेज पढ़ा था। तो उसमें देखा था कि किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर सीज़न और एक पर्टिकुलर क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। तो ये सब समझने के लिए आपका जो क्लाइमेट है या फिर वेदर है, ये समझने के लिए आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है और वो है आपका मीटेरोलॉजी। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मीटेरोलॉजी है वो क्या होता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें वर्ड मीटेरोलॉजी की, तो इस ये लैंग्वेज किस लैंग्वेज से डिराइव्ड है और अपन बात करेंगे कि मीटेरोलॉजी है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ अपन बात करें, मीटेरोलॉजी जो वर्ड है वो एक किस प्रकार का वर्ड है ये देखते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ अपन बात करें, एक ग्रीक वर्ड है। मीटेरोलॉजी की अगर अपन बात करते हैं तो एक ग्रीक वर्ड है जिसमें दो वर्ड्स से ये कंपोज होके बना है। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ड है मीटेरियो और दूसरा है आपका लॉजी। ठीक है, अब आप बात करें मीटेरियो, उसका मतलब होता है अबव द अर्थ सरफेस, यानी कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर जो होता है उसकी जो अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर यानी अबव जो अर्थ सरफेस से अबव कोई चीज़ है उसका अपन स्टडी कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं अपन मीटेरियोस। ठीक है, और लॉजी है उसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, अब यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि मीटेरोलॉजी एक इस प्रकार की साइंस है जो इंडिकेट करता है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसमें कौन कौन सी गैसेज होती हैं, यानी कि उसकी बात करेंगे अपन स्ट्रक्चर और उसके कंपोजिशन की। तो ये सारी जो डिटेल होती है, ये सारा जो फिनोमिनाज होते हैं, इनका अपन स्टडी किस में करते हैं, मीटेरोलॉजी। हिंदी में अगर अपन बात करें मीटेरोलॉजी तो इसको हिंदी में बोलते हैं अपन मौसम विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? मौसम विज्ञान। अब देखिए, ये आपका चैप्टर जो है मौसम विज्ञान या मीटेरोलॉजी है वो पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अपन किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप्स को अगर किसी एरिया में ग्रो करते हैं तो वो डिपेंड करता है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन और उसकी वेदर कंडीशन। तो यहाँ अपन ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये सारा अपने को जानकारी में होना चाहिए। तो यहाँ अपन बात करेंगे, दो टर्म्स आपके सामने आए कि अपन अबव द अर्थ सरफेस है उसका स्टडी कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं अपन एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर है एक प्रकार का कलरलेस और ऑर्डरलेस और टेक्सचरलेस एक स्ट्रक्चर होती है, या फिर एक प्रकार का गैसेस का जो कंपोजिशन होता है जो आपका जो अर्थ है उसके अबव सरफेस जो कई किलोमीटर तक जो है आपको फैला हुआ मिलेगा। यहाँ पे अपन बात करें तो अर्थ और जो स्पेस है उसके बीच में जो भी गैसेस का कंपोजिशन है उसको अपन बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो अपन जनरली अगर अपन बात करें एटमॉस्फेयर की तो उसकी स्टडी जो करते हैं वो करते हैं अपन 0 से लेके 1600 किलोमीटर। तो पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसकी अपन हाइट बोल सकते हैं कि 1600 किलोमीटर जो है तक ये एटमॉस्फेयर होता है। और इस एटमॉस्फेयर में किस प्रकार जो है वो डिवाइडेशन होता है लेयर्स का, और उस लेयर्स जो लेयर्स होती है उनमें कौन सी लेयर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ समझना ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। आपका जो रेन फॉर्मेशन होता है या आपकी जो विंड है या आपका हेल वगैरह जो होते हैं तो इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ये सारी चीज़ें अपन इसमें बात करने वाले हैं। अब देखिए, एक टर्म आता है आपका एग्रीकल्चर मीटेरोलॉजी। ठीक है, या एग्रो मीटेरोलॉजी अपन बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर के केस में अगर अपन मेट्रोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं, यानी जो भी अपन जो वेदर और क्लाइमेट है उनका रिलेशन अगर आपके क्रॉप से कर रहे हैं, और क्रॉप्स किससे रिलेटेड होती है, अपनी एग्रीकल्चर से, तो ये क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर मीटेरोलॉजी। अब देखिए, दो टर्म्स आए। ठीक है, एक आया आपका वेदर और दूसरा है आपका क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट दो एक प्रकार के वर्ड्स हैं जो एक अपने आप में एक बहुत ही बड़े टर्म्स हैं। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं वेदर। वेदर को हिंदी में अगर अपन बात करें उसको बोलते हैं मौसम, और क्लाइमेट है उसको क्या बोलते हैं अपन, जलवायु। तो ये दोनों ही चीज़ें फेवरेबल होगी किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करें वेदर, तो किसी स्मॉल एरिया के लिए अपन बोल सकते हैं, स्मॉल एरिया में जो आपके कह सकते हैं अपन एक पर्टिकुलर विलेज बोल सकते हैं,
या पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, तो उसमें जो एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है, एटमॉस्फेरिक फिनोमिना की अपन बात करें, वहाँ का जो रेनफॉल है या कह सकते हैं वहाँ का टेम्परेचर है, विंड वेलोसिटी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये क्या है, सारे के सारे एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। तो एटमॉस्फेरिक फिनोमिना में जो चेंजेस होता है एक पर्टिकुलर एक स्मॉल एरिया में, और वो क्या होता है, चेंजेबल होता है पर्टिकुलर समय के लिए, तो इसको अपन बोल रहे हैं वेदर। कहने का मतलब कि किसी प्लेस का या किसी एक छोटे से स्मॉल एरिया का जो स्टेट या एक कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर फिनोमिना की, उसको क्या बोलते हैं अपन, वेदर बोलते हैं। और अगर अपन बात करें क्लाइमेट का, तो ये एक लार्ज एरिया और जो आपका समेशन होता है वेदर का, ठीक है, यानी एवरेज अपन बोल सकते हैं कि वेदर जो है उसका समेशन मोर देन 30 ईयर्स, उसका जो एवरेज होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, क्लाइमेट। ठीक है, तो ये आगे अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि वेदर और क्लाइमेट क्या होते हैं। यहाँ सिर्फ इतना समझना है कि वेदर क्या होता है कि एक स्मॉल एरिया के लिए और एक शॉर्ट टाइम के लिए जो एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है उनका जो चेंजेज होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, मौसम। और मौसम क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, ठीक है, यानी लगातार क्या होता है, चेंज हो सकता है। अपन बात करें वेदर की तो एक हावर का हो सकता है, एक वीक का हो सकता है, एक डे का हो सकता है और एक मंथ्स का हो सकता है। तो ये जो है एक शॉर्ट टाइम के लिए है, ठीक है, और एक स्मॉल एरिया के है। कभी भी कोई पूरी कंट्री जो है उसका एक समान जो है वेदर नहीं हो सकता। उसी प्रकार अपन बात करें जो आपका क्लाइमेट है वो एक लार्ज एरिया के लिए, एक पर्टिकुलर रीजन अपन बोल सकते हैं बड़े एरिया पे, और जो एवरेज होता है मौसम का मोर देन 30 ईयर्स। ये क्वेश्चन भी आपके आया है अकॉर्डिंग टू WMO। WMO जो है उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर रीजन की क्लाइमेट डिसाइड करने के लिए आपको मोर देन 30 ईयर्स जो है उसका वेदर है उसके एवरेज डेटा आपको होने चाहिए। उसके बाद में आप क्लाइमेट है उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है उसकी क्लाइमेट ये है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपके कि वेदर और क्लाइमेट क्या होती है। दूसरी चीज़ अपन ने बात की एटमॉस्फेयर की, और यहाँ पे एक टर्म आ रहा है ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है कि जो भी अपन इम्प्लीमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक फिनोमिना सच एज सोलर रेडिएशन, रेनफॉल, विंड वेलोसिटी, विंड स्पीड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ये सारा चीज़ अपन मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उनको एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो उस प्लेस को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेटरी। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डेटा यूज़ लेने के लिए या मेजर करने के लिए अपन जो इम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन वर्ड जो यूज़ लेते हैं एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से अपन बात करें कि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी है उसकी साइज क्या होती है। तो ये सब कुछ जो है आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी ऑब्जर्वेटरी। तो यहाँ पे देखिए बात करें, इट इज़ ए प्लेस वेयर द ऑल नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट आर सिचुएटेड फॉर मेजरिंग वेदर फिनोमिना। तो मैंने बताया कि ऐसा प्लेस जहाँ पे वेदर जो फिनोमिना है या एटमॉस्फेरिक जो फिनोमिना है वो मेजरमेंट करने के लिए अपन इंस्ट्रूमेंट एक जगह इंस्टॉल करते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, मेटेरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें जो एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी होती है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन और अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, उसके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें ये 3 टाइप का होता है, A, B और C। यानी एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी को जो ऑब्जर्वेटरी होती है उसको ऑब्जर्वेशन अपन लेते हैं, उसके आधार पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या 3 टाइप से ऑब्जर्वेटरी के क्लासिफिकेशन किए गए। यहाँ पे बात करें A टाइप, B टाइप और C टाइप की। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि A टाइप जो ऑब्जर्वेटरी होती है तो वहाँ पे अपन बात करें तो एवरी हावर जो है ऑब्जर्वेशन ली जाती है, यानी कि दिन में जो है आपके 24 घंटे में 24 बार जो है आपको ऑब्जर्वेशन ली जाती है। उसको ऑब्जर्वेटरी कौन सी टाइप देते हैं, ए। उसी प्रकार अपन बात करें, अच्छा इसमें अगर अपन बात करें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सेल्फ रिकॉर्डेड होते हैं, यानी कि वो ऑटोमेटिकली 1 हावर होने पे ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा अपन बात करें बी टाइप का, तो दिन में जो है 2 बार ऑब्जर्वेशन ली जाती है, यानी पर्टिकुलर जो दिन होता है उसमें 12-12 घंटे के अंतराल पे ऑब्जर्वेशन ली जाती है। तो वो एग्रीकल्चर जो ऑब्जर्वेटरी है वो कौन सी होती है, बी टाइप की। इसी प्रकार अपन बात करें सी टाइप की जो ऑब्जर्वेटरी होती है वो पर्टिकुलर जो डे होता है उसमें 1 बार ऑब्जर्वेशन ली जाती है। और देखिए यहाँ पे अपन बात करें आपका IMD जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है,
तो वो ए टाइप की ऑब्जर्वेटरी है। उसी प्रकार अपन बात करें जो आपकी कॉलेजेस वगैरह होती है उनमें जो ऑब्जर्वेटरी होती है वो सी टाइप की होती है, यानी दिन में एक बार उसमें ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताई आपको कि ये जो ऑब्जर्वेटरी का टाइप है, एक तो अपन जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसके आधार पे है, और एक वहाँ कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट है उनके आधार पे। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे पूरे जितने भी वेदर फिनोमिना है या एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ में कम होते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है कि उनके टाइप्स पे। ठीक है, उसके बाद में बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन जो ऑब्जर्वेटरी होता है उसका स्टैंडर्ड साइज़ का। तो अकॉर्डिंग टू IMD ये साइज़ दे रखा है इसमें 180 to 120 फीट, स्क्वायर फीट बोल सकते हैं, या फिर हम बात करें मीटर स्क्वायर में तो ये जो आपको डेटा दिया हुआ। ठीक है, अब आपके ये वर्ड आया है एटमॉस्फेयर, उसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है। तो अपन ने बात की कि अर्थ सरफेस के अबव जो सराउंडिंग गैसेज होती है उनको अपन क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और एटमॉस्फेयर जो है अर्थ सरफेस और आपका जो स्पेस होता है उसके बीच में जो स्पेस होता है प्रेजेंट, जिसमें वेरियस गैसेज प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको देख लेते हैं। द एटमॉस्फेयर इज द कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस फिजिकल मिक्सचर ऑफ द गैसेस विच सराउंडेड द अर्थ ऑन द ऑल साइड। यानी अर्थ जो है उसके सराउंडिंग जो गैसेस का एनवलप होता है अपन बोल सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें कई प्रकार की गैसेस जो है प्रेजेंट होती है, लेकिन मोस्टली अगर अपन बात करें तो इसमें आपका जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और आर्गन होती है। इसमें अगर अपन बात करें एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस से प्लांट्स उसको यूटिलाइज करते हैं। जो फ्री नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में, इस फ्री नाइट्रोजन का प्लांट किसी प्रकार से डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो कैपेसिटी होती है वो लेगुमिनस प्लांट जिनकी रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो उस फ्री नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके उसको अमोनियम में या नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होती है दूसरी नंबर पे वो होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की वजह से जो है अपन सभी ह्यूमन बींग्स और आपके जो एनिमल्स हैं उनका जीवन संभव हो पाया। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर अपन बात करें, इसमें एक वॉल्यूम बेसिस परसेंटेज होता है और एक वेट बेसिस परसेंटेज होता है। तो यहाँ ये दे रखा है कि 78.08% क्या होता है, वॉल्यूम बेसिस होता है, जबकि 75.00% क्या होता है, वेट बेसिस। इसी प्रकार बात करें O2 20.94 और यहाँ पर बात करें 23.14। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे वो आपके बोर्ड के एग्जाम्स हो, तो उसमें पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव में कि वॉल्यूम बेसिस है या वेट बेसिस है। तो यहाँ से आपको दोनों डेटा याद करने हैं। उसके बाद में होती है आर्गन। ठीक है, और उसके बाद में सबसे कम मात्रा में जो होती है एटमॉस्फेयर में वो होती है CO2। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें CO2 का थोड़ा सा भी लेवल अगर बढ़ता है एटमॉस्फेयर में तो आपको काफ़ी मात्रा में या काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद में बात करें अपन जो आपका एटमॉस्फेयर है उसकी स्ट्रक्चर की, देखिए कुछ पार्ट इसमें मिसिंग हो गया है ड्यू टू टेक्निकल एरर, तो इसलिए बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे अपन बात करें सबसे पहले स्फीयर की अपन बात करें तो ये बेसिकली अगर देखा जाए एटमॉस्फेयर तो जनरली 4 पार्ट्स में या 4 स्फीयर में डिवाइडेड होता है। ठीक है, पहले आपको देखना है कि ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं। इस प्रकार के इसके क्या होंगी, लेयर होती है, जैसे कि अपन बात करें। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर जो है जनरली होता है। तो यहाँ पे अपन बात करें, ये हो गया आपका अर्थ और ये हो गया आपका स्पेस। ठीक है, तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं, ये जनरली 4 लेयर्स इसके बनाई गई है अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस और प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स अदर फैकल्टी पार्ट्स। ठीक है, यहाँ अपन बात कर रहे हैं जो अर्थ सरफेस होता है उसके जस्ट अबव, यानी कि अपन बात करें 0 to 8 किलोमीटर, उसको बोलते हैं अपन बायोस्फीयर। यानी 0 से लेके 8 किलोमीटर तक जो है जो स्पेयर होता है, जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं अपन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जिसमें अपन एनिमल्स और अपन ह्यूमन बींग्स जो है वो रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें 8 से लेके 18 किलोमीटर का जो एरिया होता है, 8 से 18 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं अपन ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद में 18 से लेके 50 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं अपन स्ट्रेप्टोस्फीयर। 50 से 80 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं मीजोस्फीयर। और 80 से लेके
1600 किलोमीटर जो होता है उसको बोलते हैं अपन एक्सोस्फीयर या थर्मोस्फीयर बोलते हैं। तो ये सारा आपको पता है। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ डिटेल में कि स्ट्रक्चर जो होता है, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बताया मैंने, क्या इस प्रकार के स्पेयर जो है मौजूद होते हैं। तो ये जो स्पेयर होते हैं इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं या कौन से स्पेयर में कौन सी एक्टिविटी जो होती है ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें, सबसे पहला जो नीचे का स्पेयर होता है उसमें बात की अपन ने बायोस्फीयर, और उससे जस्ट अबव यानी 8 से 18 किलोमीटर की जो दूरी होती है उसमें जो स्पेयर होता है वो होता है आपका ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर को हिंदी में बात करें तो सौम मंडल बोलते हैं, और इसमें जो वेदर से रिलेटेड सारे फिनोमिना होते हैं, जिसमें अपन बात करें रेनफॉल होती है, आपका इवेपोरेशन से जो वाटर जाके क्या बनता है वहाँ पे कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन से क्लाउड्स फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, आपके बादल वगैरह बनते हैं, फॉग वगैरह होती है, हेल्स वगैरह फॉर्मेशन होता है। तो वेदर से रिलेटेड जो भी फिनोमिना होते हैं वो किस स्पेयर में होते हैं? आपके ट्रोपोस्फीयर में। देखिए यहाँ से लाइन मिस हो गई है यहाँ पे। इसके अलावा अपन बात करें जो मिस्ट है, फॉग है, तो ये जितने भी वेदर फिनोमिना है सारा फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? आपका ट्रोपोस्फीयर में। हाइट की बात करें 8 से 18 किलोमीटर हो गया। ठीक है, और जितना भी एटमॉस्फेयर का जो मास होता है, जितना भी जो वेट होता है, उसका लगभग 85% क्या होता है? अकेला मास कौन सा होता है आपका? ये होता है। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? डिसेंट पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि सबसे नीचे का स्पेयर हो गया, इसमें 8 से 18 किलोमीटर इसकी हाइट हो गई, और इसमें वेदर से रिलेटेड सारे फिनोमिना होते हैं, जिसमें अपन बात करें रेनफॉल और क्लाउड जो होते हैं, रेनफॉल जो होती है। इसके अलावा अपन बात करें फॉग है, ठीक है, मिस्ट है, हेल है, तो ये सारे के सारे फॉर्मेशन यहाँ होंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें तो जैसे जैसे अपन बात करें यहाँ से स्पेयर पढ़ा, तो जैसे जैसे अपन ऊपर मूव करेंगे तो ऊपर जो ऊंचाई होती है उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में एल्टीट्यूड। तो जैसे जैसे अपन एल्टीट्यूड पे मूव करते हैं तो अपन रिकॉर्ड करते हैं कि टेम्परेचर जो है लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, तो इस स्पेयर में अगर अपन ऊपर से या नीचे से ऊपर मूव करते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो जो टेम्परेचर है उसमें क्या होती है? डिक्रीजमेंट होता है, और ये डिक्रीजमेंट जो होता है वो होता है एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। कितना होता है? 6.5 डिग्री किलोमीटर पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर ऊपर 1 किलोमीटर एल्टीट्यूड पार करने पर आपका 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, और ये जो कम हो रहा है टेम्परेचर इसको बोलते हैं अपन लैप्स रेट। ठीक है, लैप्स रेट बोलते हैं, जो किसमें होता है? आपके ट्रोपोस्फीयर में। ठीक है, अब अपन बात करें दूसरा स्पेयर, अब उससे ऊपर अपन मूव करते हैं, उससे ऊपर मूव करते हैं तो दूसरा स्पेयर आता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में समताप मंडल। और जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, और इसमें आपके एग्रीकल्चर इंपोर्टेंस से देखें तो इसमें कोई खास रोल नहीं होता है। एग्रीकल्चर इंपोर्टेंस से देखें तो ट्रोपोस्फीयर जो होता है उसका रोल होता है, क्योंकि वेदर से रिलेटेड सारे फिनोमिना कहाँ होते हैं? उसी में होते हैं। यहाँ अपन बात करें स्ट्रेटोस्फीयर में, ये डस्ट फ्री होता है, क्लाउड लेस होता है, वार्मेस्ट होता है, जो एटमॉस्फेयर का 15% क्या होता है? मास होता है। इसमें खास बात ये होती है कि ये जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है इसकी लोअर सरफेस पे ओजोन गैस पाई जाती है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन पाई जाती है ओजोन गैस की। और आप सभी को पता है कि ओजोन गैस जो होती है वो क्या करती है? आपकी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उसको आपके अर्थ सरफेस पे आने से रोकती है। और जैसा कि आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है वो आपके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है। अगर अपन इसकी बात करें वेवलेंथ की, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 390 नैनोमीटर से कम, यानी लेस देन 390 नैनोमीटर। तो इससे कम की वेवलेंथ जो होती है उसको बोलते हैं अपन यूवी रेज। तो ये जो यूवी रेज होती है ये हार्मफुल होती है किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म के लिए, तो ये इसको आने से यहाँ पे रोकती है। ठीक है, अब अपन बात करें इसमें कि इसमें टेम्परेचर जो है क्या होता है? लगभग कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? अच्छा,
इसमें अगर ओजोन गैस हाई कंसेंट्रेशन में पाई जाती है तो इस स्फीयर को अपन क्या बोलते हैं, ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं, यानी ओजोन मंडल भी बोलते हैं। उसके बाद में बात करें मीजोस्फीयर, तो मीजोस्फीयर सबसे कोल्डेस्ट रीजन होता है एटमॉस्फेयर का, और कोल्डेस्ट रीजन होने के कारण यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, इसमें प्रेशर क्या होता है, वेरी हाई होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर और प्रेशर का एक रोल होता है, आपका रिलेशन जो होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ जो है प्रेशर जो क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ टेम्परेचर क्या है, लोवेस्ट है, -92 डिग्री तक होता है, तो यहाँ प्रेशर क्या होता है, हाई। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बात करें सबसे लास्ट का होता है थर्मोस्फीयर, और सबसे बाहर होने के कारण या सबसे एग्जॉस्ट लेवल पे होने के कारण इसको एक्सोस्फीयर भी बोलते हैं। और यहाँ अपन बात करें जो आपके गैसेस वगैरह होती है वो आयनिक फॉर्म में होती है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उन पे होता है, और आयनिक फॉर्म में होने के कारण रेडियो कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसीलिए जो रेडियो कम्युनिकेशन करने के लिए जो सैटेलाइट वगैरह लगाए जाते हैं वो इसी स्फीयर में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी ऊंचाई की अपन बात करें 80 से 16 किलोमीटर होती है, यानी स्पेस को टच करती है। और इसमें जो गैसेज होती है वो आयनिक फॉर्म में होती है, और इसमें जो रेज वगैरह है वो उनके कारण जो है ये गैसेज आयनिक फॉर्म में होती है। जनरली जो अल्फा रेज है या यूवी रेज है वो आपकी जो गैसेज हैं उनको आयनाइज्ड कर देती है, यानी कि ये जो है इसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में बदल देती है, और इसको अपर पार्ट बोलते हैं या एक्सोस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा इसमें डिटेल होता है। रेडियो कम्युनिकेशन बता दिया मैंने कि रेडियो कम्युनिकेशन इसलिए पॉसिबल होता है इसमें क्योंकि ये गैसेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में पाई जाती है। तो सैटेलाइट वगैरह कहाँ लगाए जाते हैं, इसमें। और इसमें जो ऐसी गैसें जो हल्की होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, वो गैसें इस पर प्रेजेंट होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लैप्स रेट की अपन बात करें, टर्म्स आपके आया है लैप्स रेट। तो लैप्स रेट क्या होता है कि जैसे जैसे अपन एल्टीट्यूड पे मूव करते हैं तो टेम्परेचर में क्या होती है, कमी जो है वो नोटिस की जाती है, उसको बोलते हैं अपन लैप्स रेट। दूसरा जो टर्म है वो है एडाप्लेटिक लैप्स रेट। तो देखिए जैसे जैसे अपन ऊपर मूव करते हैं या फिर अपन टेम्परेचर को अगर अपन देखते हैं तो एयर के मूवमेंट से, जो आपका विंड होता है उसके मूवमेंट से जो टेम्परेचर में बदलाव आता है। ठीक है, यानी एक टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। तो एयर की वजह से जो चेंजेज आ रहा है उसमें टेम्परेचर में, तो उसको बोलते हैं एडाप्लेटिक लैप्स रेट। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मानसून के, कि मानसून क्या होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लेक्चर जो है लेंथी हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है, इसलिए हम पार्ट्स में इसको अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको यहाँ समझना है कि मेट्रोलॉजी क्या होती है। अपन ने पढ़ा मेट्रोलॉजी क्या होती है, जिसमें अपन अर्थ से अबव सरफेस की जो चीज़ें होती हैं उनका स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं अपन एटमॉस्फेयर मेट्रोलॉजी। उसके बाद में उसमें दो टर्म्स पढ़े अपन ने, वेदर और क्लाइमेट। वेदर क्या होता है, एक शॉर्ट टाइम के लिए और एक शॉर्ट स्मॉल एरिया के लिए जो एटमॉस्फेरिक फिनोमिना होते हैं उनका जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, वेदर। इसी प्रकार समेशन ऑफ वेदर इज नोन एज क्लाइमेट। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी। उसके बाद में देखा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है कि गैसेस का एक एनवेलप होता है जो पृथ्वी के चारों तरफ होता है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जिसको अपन ने 4 पार्ट्स में या 4 जो लेयर है उसमें डिवाइड किया और ये देखा कि कौन सी स्फीयर में या कौन सी लेयर में क्या काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट मानसून की, नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।